अस्सलामुअलैकुम। लास्ट हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 3 के हमारे कुछ एमसीक्यूज रह गए थे। तो स्टार्टिंग में पहले 15 मिनट में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। चैप्टर 3 पर आ जाएं और 1 बाय 1 जो है एमसीक्यूज मुझसे पूछ लें। सारे याद रखें, सारे के सारे डिस्कस नहीं होने हैं क्योंकि आप लोग घर से पढ़कर आए हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अब सुन ले मेरी बात। पहले सबसे पहले चैप्टर 3.1 से लेके 3.10 के अंदर किसमें प्रॉब्लम है? थ्री पॉइंट 3.2 पे आ जाए। कहता है कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। अब उसने हमें बताया नहीं है कि किस मेथड से हमने कैलकुलेशन करनी है, तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा आर्क मेथड से कर लेंगे, ठीक है। ऑल्दो समटाइम आई कैप ने खुद इटसेल्फ पॉइंट मेथड से किया होता है, लेकिन आप लोग आर्क मेथड से ही करें। अब यहाँ पे दो आंसर बड़े हुए हैं, आर्क से भी शायद पड़ा हुआ है और पॉइंट से भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप पॉइंट मेथड से कैलकुलेशन करें तो आंसर क्या आ रहा है 1, और आर्क मेथड से करें तो आंसर आ रहा है 1.1। तो आप लोग आर्क ऑप्शन के साथ ही फिलहाल मूव करेंगे, दैट इज 1.1, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक का है, और हालांकि जो रुपीस में चेंज आ रहा है 35 to 40 रुपीस, ये 5 रुपीस का चेंज हम थोड़ा ज्यादा कंसिडर करते हैं, तो इस केस में हम नॉर्मली आर्क लगाएंगे। अपने करना क्या, अभी तक के लिए फिलहाल ऑप्शन बी जो 1 आंसर आ रहा है उसके साथ लिख लें पॉइंट मेथड, और ऑप्शन सी चार्ली उसके साथ लिख लें आर्क मेथड। यानी कि इस ऑप्शन में पॉइंट से भी आंसर अवेलेबल है, आर्क से भी अवेलेबल है। तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में हमेशा आर्क वाले को हम प्रेफर करेंगे। हाँ, अगर पॉइंट में अगर प्राइस में चेंज स्मॉल आ रहा है तो होगा क्या, हम पॉइंट मेथड यूज करेंगे। लेकिन नॉर्मली क्योंकि अब एमसीक्यू में प्रॉब्लम ही आएगी, और ये आई कैप को भी पता होगा कि बच्चे कंफ्यूज होंगे पॉइंट लगाएं आर्क में लगाएं, तो नॉर्मली आई कैप स्पेसिफाई कर देगा कि पॉइंट मेथड यूज करें या आर्क करें। दूसरे केस में अगर स्पेसिफाई नहीं भी करेगा तो उम्मीद है कि आर्क मेथड से आंसर अवेलेबल होगा अगर प्राइस में चेंज ज्यादा है, और अगर प्राइस में चेंज कम होगा हम पॉइंट से आंसर लगा लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि आई कैप ने इसको पॉइंट मेथड से किया हुआ है, हालांकि बाय डिफॉल्ट आर्क लगता है, इसलिए आप लिख लें 1 के आगे पॉइंट मेथड और सी के आगे लिख लें आर्क मेथड। लेकिन हम हमेशा प्रेफरेंस आर्क को देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आई कैप स्टडी टेक्स्ट में भी बाय डिफॉल्ट जब साइलेंट होता है तो आर्क यूज करते, ठीक है। 3.5 पर आए। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब वक्त ज्यादा गुजर गया होता है, आपको पता है इलास्टिसिटी के केस में सप्लाई भी इलास्टिक हो जाती है और डिमांड भी इलास्टिक हो जाती है, ठीक है जी। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं अपना कोई ना कोई। जैसे कि शॉर्ट रन में इमरजेंसी के केस में चीजें खरीदना जरूरी, डिमांड इन इलास्टिक। लेकिन लॉन्ग टाइम में वक्त ज्यादा है मेरे पास, तो मैं अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं से ढूंढ लूंगा, तो अब मेरे लिए पुरानी वाली प्रोडक्ट खरीदना जरूरी नहीं है, तो दैट्स व्हाई लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक होती है। इसमें इसका चार्ली ऑप्शन सही होगा। और लॉन्ग रन में आपको पता सप्लाई भी इलास्टिक होती है, क्योंकि शॉर्ट रन में, अब ये लॉन्ग रन का मतलब है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में फैक्टर फिक्स होते हैं, लॉन्ग रन में फैक्टर वेरी कर चुके होते हैं, प्रोडक्शन हम ज्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्शन हमारे कंट्रोल में होती है लॉन्ग रन। 6 पर आए। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मुल्क के हालात खराब चल रहे हैं, मुल्क में डाउनफॉल चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही है, इसके बाद लोगों के पास पैसे भी कम हो रहे हैं। इस केस में वो कह रहा है सबसे कम अफेक्ट
किस इंडस्ट्री में होगा? जब मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं तो लोग बेसिक गुड्स की तरफ मूव कर जाएंगे, बाकी सारी गुड्स को छोड़ देंगे। तो रिसेशन में स्टील जरूरी नहीं है। गाड़ियां रिसेशन में, मुल्क के हालात खराब है, यहाँ पे खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही, तो गाड़ियां नहीं मैं खरीदूंगा, तो गाड़ी की इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं तरतीब दूं, रिसेशन में सबसे पहले गाड़ियों की इंडस्ट्री बंद होगी, उसके बाद स्टील की इंडस्ट्री बंद होगी, उसके बाद गाड़ियों की इंडस्ट्री अगर बंद नहीं भी होगी तो उसकी प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन शुगर इंडस्ट्री जिंदा रह जाएगी, क्योंकि शुगर के बगैर गुजारा नहीं है। अगर शुगर अफेक्ट होती है तो जनाब शुगर लेवल डाउन हो जाएंगे। जब शुगर लेवल डाउन हो जाएंगे तो इन बड़ी उम्मीद है कि हम ज़ोंबीज बन जाएंगे। क्या ख्याल है? गिरते फिरेंगे सारे हम। गारमेंट बेसिक नहीं है। मिसाल के तौर पर सुने मेरे साथ, अगर हम जी ना मेरे भाई चवलियां मारा कर, कोई सेंसिबल बात होती ना, इंसान वैसे लगता है, वैसे इंसान बंदर लगता है। क्या ख्याल है? तो अगर कोई वो सॉलिड आर्गुमेंट होता ना, फिर में से क्या करें, मुंह चुके चवल ना मार दिया करें। ऐसे इंसान नहायत चवल लगता है और बैकग्राउंड भी चवल लगता है, खानदान चवल तरीन लगता है। अच्छा जी, अब सारे खामोश हो जाएं। तो भाई डिस्कशन कीमती होती है, तो कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जा करें, नहीं तो मेरी तरह से मुंह चुक के बाहर चल जा करें। क्या ख्याल है? वैसे चवल बंदे का वैसे इतबार नहीं होता, ये पता मैं पढ़ने आया भी नहीं आया। चवल की डेफिनेशन ये है जो मुंह चुक के एम ही बोल दे, बगैर सोचे समझे बोले। इसलिए अगर किसी के पास कोई काम का आर्गुमेंट हो, कोई काम की दलील हो, सॉलिड आर्गुमेंट हो, तो भाई वो बोल लिया करे, वरना चुप रहना भी इबादत होती है। समझ आ रही है? और मेरा मशवरा आप सबको ये, आप सारे चुप वाली इबादत के ऊपर अमल करें, क्योंकि आपने जो भी मुझसे सवाल पूछने होते हैं वो चवल पूछने होते हैं। जी मेरे भाई, अब जनाब मुझे मौका खिदमत का देंगे तो मैं आपको काउंटर करूंगा ना। हमारे पास बेसिक गुड्स में रोटी कपड़ा मकान है। कपड़े बिल्कुल बेसिक्स हैं, लेकिन यहां पे रिसेशन की बात आ रही है। मुझे ये बताएं, अगर जब मुझे एमसीक्यूज को टिक करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि गारमेंट बिल्कुल बेसिक नहीं है, बेसिक है, पर वो शुगर से ज्यादा बेसिक नहीं है। अब दलील सुन लें, अगर आपको ये दलील कमजोर लगी, अब मेरे से काउंटर आर्गुमेंट कर लें, हम डिबेट कर लेंगे इंशाल्लाह। और अगर डिबेट में आपके आर्गुमेंट सॉलिड हुए तो इंशाल्लाह मैं आपकी बात मान लूंगा, कोई मसला नहीं, मैं आपसे भी तो सीख सकता हूं। क्या ख्याल है? तो जरूरी नहीं मेरे सारे आर्गुमेंट सही हो, अगर आपके आर्गुमेंट कुछ मेरे से स्ट्रांग हो इंशाल्लाह मैं आपकी बात मान लूंगा, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। रीजन ये है कि गारमेंट इंडस्ट्री में अगर हम एक सूट एक बार खरीद लें, कम से कम वो सूट 2 साल 3 साल तक जिंदा रहता है। वो हमारी मर्जी है, हम ज्यादा सूट ना खरीदें, लेकिन अगर मैंने एक सूट खरीदा है, कम से कम भी वो 2 साल तक जिंदा रहता है। मिसाल के तौर पर हमें 1 महीना चीनी अवेलेबल नहीं होती पूरे मुल्क में, इसका मतलब ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, और जब ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा आपका दिमाग सोचना ही बंद कर देगा। जब दिमाग सोचना बंद कर देगा आपको फॉलेज का अटैक हो जाएगा, आप ना कुछ बोल पाएंगे ना कुछ समझ पाएंगे, आप पागल दीवाने हो जाएंगे। अब जी, अगर आप लोगों ने अक्सर देखा हो, अगर ग्लूकोज शुगर लेवल डाउन हो जाए, आपको पता है पांव पे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये इतनी हैवी चीज है। अब अच्छा, जब मैं कह रहा हूं ना नहीं हो सकते, तो मैं कह रहा हूं कि नहीं हो सकते, सही जी। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शुगर इंडस्ट्री को बचाना है। अब अगली बात, इसी एमसीक्यू में शुगर के साथ एक और ऑप्शन आती है गंदम की। अब मैं कहता गंदम ज्यादा जरूरी है, गंदम ज्यादा जरूरी है, इसका मतलब जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट करना है। बात समझ आ रही है? तो गारमेंट बिल्कुल जरूरी है, मैं ऐसे हरगिज नहीं कह रहा,
लेकिन शुगर के होते हुए शुगर ज्यादा जरूरी है। बात समझ आ रही है? चलो आगे पूछो। 3.8 पर आए जरा। A firm with existing sale 1 million unit per annum is planning to increase price of a product from 100 to 120. सेल कितनी है? 1 मिलियन है और प्राइस 100 से 120 हो रही है। प्राइस 100 टू 120 और सेल 1 मिलियन है मेरी। क्वेश्चन मेरा ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज 1.25। उसने हमें क्या किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दी, दैट इज 1.25, और उसने पूछा assuming no other changes the sale of firm after price increase, प्राइस इंक्रीज होने के बाद, ये देखिए प्राइस इंक्रीज हो रही है, वो कह रहा है प्राइस इंक्रीज होने के बाद बताएं ये वाली सेल कितनी है। ये क्वेश्चन मार्क उसने मुझसे पूछा। अब मुझे रिवर्स कैलकुलेशन यहां पे करनी पड़ेगी। मैं रिवर्स कैलकुलेशन से इस आंसर तक पहुंच जाऊंगा। मुझे बताएं बाय डिफॉल्ट लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड से चलता है या गिवन से चलता है? नॉर्मल से। अगर नॉर्मल गुड से लॉ ऑफ डिमांड चलता है तो प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या रहता है? नेगेटिव। ऐसी है ना। गिवन गुड के केस में वो लाजमी गिवन गुड का वर्ड यूज करेगा या एक्सेप्शन टू दी लॉ ये बात कहेगा, ताकि इंडिकेशन होगी अब गिवन गुड की बात हो रही है। वरना जब भी प्राइस और डिमांड होंगे तो हमेशा ये नॉर्मल गुड के लिए बात हुआ करेगी। और अगर नॉर्मल गुड की बात हो रही है तो नॉर्मल गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? नेगेटिव। तो नॉर्मल गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? नेगेटिव। हालांकि यहां पे उसने नहीं लिखा -1.25, पर मुझे पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय डिफॉल्ट नॉर्मल गुड के लिए होती है, तो माइनस वो नहीं भी लिख रहा तो फिर भी यहां पे माइनस होगा। बात समझ आ रही है? जैसा कि मैथमेटिक्स में अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ बाय डिफॉल्ट प्लस साइन होता है। बात समझ आ रही है? इसी तरह इस कॉन्सेप्ट में अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन की नहीं है तो बाय डिफॉल्ट किसकी है? नॉर्मल की। अगर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल की है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का साइन क्या आना चाहिए? ना माइनस में। तो अगर वो माइनस नहीं भी लगा रहा इसका मतलब ये माइनस ही है। अव्वल उसको चाहिए कि वो माइनस साइन लगाए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। और हां, अगर उसने ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन की दी होती तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ब्लैंक ना छोड़ता बल्कि ये डिजाइन लिखता +1.25। अब प्लस का साइन लगाना कंपलसरी हो गया उसके लिए अगर गिवन गुड था। मेरी बात फॉलो किया आप लोगों ने? इसका मतलब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में, और मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, मुझे ये बैलेंसिंग फाइंड करना है रिवर्स कैलकुलेशन से। याद रखिएगा जब भी हमने रिवर्स कैलकुलेशन से आंसर फाइंड करना होगा यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन होगी तो मैं क्या करूंगा? हमेशा पॉइंट मेथड यूज करूंगा। इस केस में हमेशा पॉइंट मेथड ही इस्तेमाल होता है। ठीक है नहीं? तो मैंने पॉइंट मेथड लगाया, तो पॉइंट मेथड का फॉर्मूला डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। अच्छा जी, मुझे चेंज इन क्वांटिटी चाहिए, ठीक है नहीं? वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है अभी, तो चेंज इन क्वांटिटी एज इट इज आ गया। व्हाट इज चेंज इन प्राइस? 20 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस 100, ओरिजिनल क्वांटिटी 1 मिलियन 10 लाख। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? -1.25। सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से डेल्टा क्यू आ जाएगा मेरे पास
250,000 यानी कि 2.5 लाख आ जाएगा डेल्टा क्यू। कितना आ जाएगा? 2.5 लाख आ जाएगा। सही जी। पर ये आएगा माइनस में, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया? -250,000। ऐसे अब मुझे यहां पे ये वाली वैल्यूज लिखनी है। प्राइस क्या हो रही है? तो क्वांटिटी में क्या होना है? डिक्रीज। क्वांटिटी डिक्रीज होगी 2.5 लाख से, तो 10 लाख में से 2.5 लाख माइनस करें, आंसर इज 750,000। तो आंसर इज 750,000। हियर इज आवर आंसर। ठीक हो गया? बाय डिफॉल्ट हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन में पॉइंट ही लगता है, इसके ऊपर क्यों की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। आप पार करेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो एग्जामिनर रिवर्स कैलकुलेशन में फॉर्मूला लगाता है वो पॉइंट लगाता है। ठीक है जी। लास्ट एमसीक्यूज बाकी कल करेंगे। एक और एमसीक्यूज पूछना 10 पे आ जाए। 19 वाला आसान है, 9 वाला बता देता हूं। प्राइस ऑफ गुड फेल बाय 10%। प्राइसेस क्या हो रही? 10% से कम। टोटल एक्सपेंडिचर भी 15% से कम। प्राइस भी कम, एक्सपेंस भी कम, सेम डायरेक्शन इन इलास्टिक। 10 में आ जा। इनमें से कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन नहीं है? इट टेंड टू वेरी विद टाइम। ये कोई भी क्या डेफिनेशन है? Which one of the following statement about the elasticity of supply is not true? इनमें से कौन सी बात इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए सच नहीं है? पहली, इट टेंड टू वेरी विद टाइम, सप्लाई टाइम से बदलती है, सच है बात। बेटा, इट इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंज इन प्राइस। सप्लाई इलास्टिसिटी सप्लाई की डेफिनेशन है, बेटा भी सही है। डेल्टा देखें जरा, it tend to be higher for manufactured good. Manufactured good की elasticity of demand elastic. Perishable good, primary goods कौन सी होती है? Perishable good. तो perishable good की elasticity of demand क्या होती है? inelastic, कम होती है। ठीक है जी। तो ऑप्शन सी सही नहीं है। It is measure of change in supply. Change in supply due to greater efficiency नहीं होता, due to price होता है यहां पे। तो जो चार्ली ऑप्शन है ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए ऑप्शन सही नहीं है। बाकी इंशाल्लाह इसे कन्वर्ट कल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक में हमने प्रोडक्शन फंक्शन का शेड्यूल बनाया था और वहां पर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को सीखा था। हमने 3 स्टेजेस में उस पूरे शेड्यूल को पढ़ा। नंबर 1 में हमने मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करवाई, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करवाई, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट को नेगेटिव करवाया। अब वो सारा टेबल हम ग्राफ से सीखेंगे। ग्राफ हमें बना बनाया आएगा, लेकिन अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं कि उन सारी वैल्यूज का ग्राफ टेक्निकली कैसे बनता है तो मैं आपको बहुत आसानी से सिखा सकता हूं। कैसे बनेगा देखिएगा। सबसे पहले मैंने लॉ को पूरा करना है। लॉ पूरा होता है 3 चीजों में। लॉ पूरा होता है 3 चीजों में। एमपी का इंक्रीज करना, फिर एमपी का डिक्रीज करना और फिर एमपी का नेगेटिव होना। अगर ये 3 चीजों मेरे 3 चीजें मेरे लॉ में हैं तो मेरा लॉ कंप्लीट है। तो मैं इसी को सामने रखकर ग्राफ बनाऊंगा। एमपी इंक्रीज, यहां से एमपी डिक्रीज हो गया और यहां पे एमपी 0 हो गया और ये एमपी यहां से नेगेटिव हो गया। ये बात समझ आती है मेरी? अब मैं ये जो ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने बिल्कुल मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं विदाउट वैल्यूज, लेकिन जब ये ग्राफ बन जाएगा आप इस ग्राफ को वैल्यूज के साथ कंपेयर करोगे तो ये ग्राफ वैल्यू के साथ कंपेरेबल होगा। ऐसा ही लगेगा आपको कि बिल्कुल जो ग्राफ बना है ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है। अब साथ मैंने एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ बनाना है।
अगर आप टेबल में देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में इंक्रीज करता है और शार्प डिक्रीज कर रहा होता है। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रेट डिक्रीज करेगा। अगर आप एपी का बिहेवियर देखें, एवरेज प्रोडक्ट का बिहेवियर देखें, तो वो ग्रेजुअली स्लो इंक्रीज कर रहा होगा, स्लो डिक्रीज हो रहा होगा। तो जो एपी का ग्राफ बनना है वो स्लो इंक्रीज करेगा लाइक दिस, और जब ऑब्जर्व करें एपी मैक्सिमम होगा तो वो एमपी के साथ इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि एमपी के इक्वल होगा। तो जैसे एपी मैक्सिमम हुआ और उसने एमपी को इंटरसेक्ट किया, तो उसके बाद एपी फौरन से डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। दिस इज एवरेज प्रोडक्ट। ये बात समझ लग गई। दूसरी बात, जब एमपी 0 होता है, हेयर इज एमपी 0, जब एमपी 0 होगा इसके सेम वक्त पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। टीपी क्या होगा? तो मुझे पता है टीपी नहीं, यहां पे मैक्सिमम होना है। तो जब मैं टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ बनाऊंगा वो शुरू में कुछ इस तरह से बनेगा, शुरू में इंक्रीज करेगा, फिर यहां पे मैक्सिमम पहुंचेगा। जैसे ही एमपी 0 होगा, टोटल प्रोडक्ट ने मैक्सिमम होना है, उसके फौरन बाद टोटल प्रोडक्ट ने डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ बन गया। अगर आप किताब में देखें एग्जैक्ट यही शेप बनी हुई है। ठीक हो गया? अब यहां से लॉ क्या कहता है? अब मुझे 3 स्टेजेस यहां से डिफाइन करिए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। देखें, ब्लू वाले मार्कर पे फोकस कीजिएगा। यहां से लेके यहां तक एमपी इंक्रीज कर रहा है, तो जब तक एमपी इंक्रीज करेगा वो हमारी स्टेज 1 कहलाएगी। दिस इज स्टेज 1। तो यहां से लेके यहां तक दिस इज स्टेज 1। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एमपी डिक्रीज कर रहा है। जब एमपी डिक्रीज कर रहा होगा तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज स्टेज 2, और जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा दिस इज स्टेज 3। यहां तक बात क्लियर होगी? ये सारा लॉ था लॉ ऑफ रिटर्न का। ये सारा लॉ किसका था? लॉ ऑफ रिटर्न का। अगली बात सुनिए, पहली स्टेज में बताएं एमपी क्या हो रहा है? इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड में एमपी क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, और डिक्रीजिंग को डिमिनिशिंग भी कहते हैं। तीसरे फेज में एमपी क्या है? दिस इज लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। क्या ये बात मुश्किल थी? आसान बात। यहां से ना एग्जामिनर एमसीक्यूज पूछेगा इन्हीं ग्राफ से। वो कैसे पूछेगा? वो इन दोनों के रिलेशनशिप से पूछेगा। वो कहेगा एमपी में और टीपी में रिलेशनशिप क्या है। याद रखिएगा, कंपैरिजन हम एमपी से करेंगे पर डिसीजन हमारा टोटल प्रोडक्ट के बारे में होगा। अब हमने कंपैरिजन करना है मार्जिनल प्रोडक्ट का और टोटल प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने 2 ग्राफ्स को सामने रखना है, एक ब्लू मार्जिनल प्रोडक्ट, एक ब्लैक टोटल प्रोडक्ट। नंबर 1 में हम 3 पॉइंट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पे देखें, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक एमपी पॉजिटिव है, ऐसे ही है। यहां से एमपी इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीज हो रहा, होता रहे डिक्रीज, पर पॉजिटिव वैल्यू के साथ है। जब तक एमपी पॉजिटिव है
टोटल प्रोडक्ट का बिहेवियर बता सकते क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो कह सकता हूं if MP is positive, total product increasing, total product increasing। क्या ख्याल है? और जैसे ही MP 0 हुआ, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम पर है। MP 0, टोटल प्रोडक्ट इज, if MP is 0, total product is maximum, TP is maximum। और अगर MP नेगेटिव हो जाए तो सेम देखें, TP यहां पे डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो अगर if MP is negative, total product is decreasing। क्या ये बात मुश्किल थी? क्या आप इस बात को रट्टा लगाओगे? नहीं, आपने सिर्फ ग्राफ माइंड में रखने हैं, बाकी ये तीनों रिलेशन ग्राफ ही आपको बता देगा। बस समझ आ गई? कैसे? ये किसने ये पूछा कैसे? अच्छा, मैंने पूछा कैसे? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट में यहां से एमसीक्यूज आएगा। एक और एमपी का रिलेशन किससे पढ़ा? अब एमपी का रिलेशन पढ़ेंगे एपी के साथ। मार्जिनल प्रोडक्ट वर्सेस एवरेज प्रोडक्ट। अब कंपैरिजन करना है हमने ब्लू लाइन का और रेड लाइन का। हम यहां पे 3 पॉइंट सेट कर लेते हैं। पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए पर ऑब्जर्व करें, एमपी हायर है ना, चेक करें एमपी यहां पर है और एपी लोअर है, यहां पे एपी लोअर है। एमपी ग्रेटर है एपी से, तो डिसीजन आपने लेना है एवरेज के ऊपर, मार्जिनल से कंपैरिजन के तौर पर आ रहा है। तो बताएं एपी का बिहेवियर क्या है? एपी इंक्रीज नहीं हो रहा, तो कह सकता हूं इफ एमपी ग्रेटर देन एपी, एपी इज एपी इंक्रीजिंग। क्या ख्याल है? बी में आए, क्या इस पॉइंट पर एमपी और एपी बराबर नहीं है? अगर एमपी और एपी इक्वल हैं, बताएं एपी किस पोजीशन पर है? बहुत अच्छे, एपी मैक्सिमम पर है। इफ एमपी इक्वल टू एपी देन एपी इज मैक्सिमम। बात मुश्किल तो नहीं है? थर्ड पर आए, अब एमपी लोअर हो गया, यहां पे एमपी लेस देन एपी, तो एपी का बिहेवियर चेक करें, एपी डिक्रीज हो रहा है। इफ एमपी लेस देन एपी, एपी इज डिक्रीजिंग। क्या ख्याल है? अगर एग्जाम में ये एमसीक्यूज आ जाए तो संभाल लेंगे? पक्की बात है? क्या आप लोग ये रट्टा लगाएंगे इसका या ग्राफ याद करेंगे? ग्राफ याद करेंगे। अगर ये रिलेशनशिप आ जाए तो रट्टा लगाना, आज तो रट्टा लग जाएगा, हफ्ते बाद भूल जाएगा, पर ग्राफ का पैटर्न, जिस पैटर्न में आपको मैंने याद करना सिखाया, ये पैटर्न माइंड में याद कर लें, ये 6 के 6 रिलेशनशिप एक्यूरेट बनेंगे। ग्राफ दोबारा से बनाना सिखा देता हूं जल्दी से ताकि रिवीजन हो जाए। सबसे पहले आपने बनाना है एमपी, एमपी इंक्रीज डिक्रीज। अगली बारी अगर एमपी और एपी का रिलेशनशिप है तो आपने एमपी इंक्रीज देन डिक्रीज, फिर आपने बनाया एपी, एपी को आपने शुरू में इंक्रीज करवाना है, जैसे ही एपी एमपी को कट करेगा, एपी को मैक्सिमम रखना है, उसके बाद एपी गिरा देना है, ग्राफ एक्यूरेट बनेगा।
अब आए एमपी का और टीपी के साथ रिलेशनशिप। एमपी ब्लू कर्व में इंक्रीज डिक्रीज, और टीपी के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो टीपी मैक्सिमम होगा तो टीपी को इंक्रीज करवाएंगे, जैसे एमपी जीरो वहां पे मैक्सिमम होगा उसके बाद टीपी डिक्रीज कर देगा, तो ऑटोमेटिकली 6 के 6 रिलेशनशिप बन जाएंगे। यहां तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। कोई सवाल नहीं, आगे आ जाए फिर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन खत्म हो गया, अब है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो फंक्शन बनेगा, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ना ये फंक्शन इस डिजाइन में लिखा जाता है, चेक कीजिएगा। शॉर्ट रन में क्या होता है, क्यू आउटपुट होते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल कांस्टेंट था हमने, इसके ऊपर बार आ जाती है। बार का मतलब कैपिटल कांस्टेंट है यानी कि फिक्स है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस ये है कि शॉर्ट रन में हमारे पास सारे फैक्टर वेरी नहीं कर रहे होते, एक आधा फैक्टर फिक्स रह जाता है, और जबकि इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर कैन वेरी, ऑल फैक्टर शुड बी वेरी। सारे के सारे फैक्टर वेरी करेंगे तो मैं लॉन्ग रन में हूं, एक भी फैक्टर फिक्स रह गया तो मैं शॉर्ट रन में। अब दोनों में फर्क चेक करें जरा। शॉर्ट रन का जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा उसका नाम ये था लॉ ऑफ रिटर्न। अगर लॉ ऑफ रिटर्न लिखा हो, ये शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन है, और अगर इसमें एक वर्ड ऐड कर दूं टू स्केल का, अब यही शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या, बोले क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या? नहीं, मुझे बताएं डिमांड किस वजह से चेंज हो रही है? बहुत अच्छे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मीन प्राइस चेंज हो रही है ड्यू टू, डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू प्राइस। अब एक लफ्ज यहां से निकला क्वांटिटी, तो बन गया चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड मीन अब डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। इसी तरह लॉ ऑफ रिटर्न मीन, भाई वो लास्ट वाले ऐसे चला दे और राइट वाले भी चला दे। लॉ ऑफ रिटर्न मीन शॉर्ट रन, हम साइड वाले भी चला दो, और कोई रह तो नहीं गया, वो भी चला दे, बाकी खामोश रहे सारे। लॉ ऑफ रिटर्न मीन शॉर्ट रन, और स्केल का मतलब लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन का मतलब अब सारे फैक्टर वेरी करें। जिस तरह शॉर्ट रन में हमने 3 लॉ पढ़े, चेक करें। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या, तर्जमा क्या? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का तर्जमा ये था एमपी का इंक्रीज करना। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न मीन एमपी का डिक्रीज करना। लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न मीन एमपी का नेगेटिव होना। सही था? अब क्या है, 3 लॉ ये भी हैं, पर यहां पे नेगेटिव वाला नहीं आना। यहां पे पहला लॉ, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पहले वाला लॉ क्या है, ये देखिए। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये कहता है कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे सारे के सारे फैक्टर्स को वेरी करके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स और फैक्टर इज वेरी, तो होगा क्या, शुरू में प्रोडक्शन ज्यादा होगी। शॉर्टकट आसान लफ्जों में, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के फेज में आउटपुट ग्रेटर होगा। अगला लफ्ज बहुत कीमती है, आउटपुट ग्रेटर होगा। नहीं चेक कीजिएगा, मैं इनपुट लिखूंगा ही नहीं,
ऑल इनपुट लिखूंगा। ऑल इनपुट का मतलब सारे रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं, सारे फैक्टर यूज कर रहा हूं, कोई फैक्टर फिक्स नहीं है। अगर आउटपुट ग्रेटर है ऑल इनपुट से, इसका मतलब ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। यहां पे बताएं फिर क्या होगा। आउटपुट इक्वल है ऑल इनपुट के, तो दिस इज द कांस्टेंट। डिमिनिशिंग में बताएं फिर क्या होगा। बहुत अच्छे। आउटपुट लेस है ऑल इनपुट्स। बात समझ आ रही है। अब यहां से दिमागों को रोशन कर लें। अब अगर ये पहले वाले फेज में आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम है, क्या मैं ये तर्जुमा कर सकता हूं रिटर्न टू स्केल में इंक्रीजिंग में इनपुट कम लग रहा है पर आउटपुट ज्यादा आ रहा है? क्या कह सकता हूं रिसोर्सेज कम लग रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा? अगर रिसोर्सेज कम, प्रोडक्शन ज्यादा, कह सकता हूं कम कॉस्ट पर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं। अगर मेरी कॉस्ट कम आ रही है, अभी मैंने कॉस्ट के बारे में पढ़ाया नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन सिखाई है। अगला वाला जो टॉपिक होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आएगा। अभी कॉस्ट पढ़ाई नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनपुट कम, इनपुट क्या हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर इनपुट कम, कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम। अगर कॉस्ट कम हो रही है, कह सकता हूं मेरी एडिशनल कॉस्ट भी कम आ रही है। चलें फिलहाल अभी कॉस्ट कम ही रखें। कॉस्ट कम, यहां पे आउटपुट ज्यादा, इसको इक्वल है, इसकी कोई टेंशन नहीं। यहां पर आए जरा, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम, कह सकता हूं डिक्रीजिंग रिटर्न में रिसोर्सेज तो ज्यादा लग रहे हैं पर आउटपुट कम आ रहा है। ऐसी है। अगर रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं, मिसाल के तौर पर जब मेरा बिजनेस ग्रो करता करता काफी लार्ज हो जाता है, तो होता क्या, अल्टीमेटली कंट्रोल लूज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट आना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन कल वाले लेक्चर में। इनपुट ज्यादा, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में हम हाई कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अगली बात, अगर यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, क्योंकि मैं लॉन्ग रन में हूं, तो ये कॉस्ट भी मेरी लॉन्ग रन की कॉस्ट होगी। तो होता क्या, इस फेज में मेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम आ रही होती है। अगर मैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कम करने में कामयाब हो गया, इसको टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्या कहते हैं? इकोनॉमी। हालांकि इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ाया नहीं है, ये एक टॉपिक के बाद वाला टॉपिक है, पर यहां पे एक रिलेट मैंने कर दी चीज को। तो दिस इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल किस ब्लॉक का नाम है? ये परसों वाले टॉपिक में डिस्कस करूंगा डिटेल में। अगर अभी अब मुझसे पूछे सर गुजारे लायक बताएं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, तो मैं कहूंगा इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब अगर आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम हो रही है और आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल की दो निशानियां, आउटपुट का ज्यादा होना और एवरेज कॉस्ट का कम होना। क्या ये एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन की या लॉन्ग रन की? लॉन्ग रन की। बात समझ आ गई? अब मुझे बताएं, यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है? यहां पे ज्यादा। अगर यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, तो इस फेज में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी ज्यादा। अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाए, और प्रोडक्शन कम हो रही है, इसको कहते हैं डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्या कहते हैं?
डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। यहां तक बात क्लियर होगी? ये जो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फेज होता है, ये फायदा वाला फेज है, नुकसान वाला? फायदे वाला। तो ये एडवांटेजियस होता है। एडवांटेजियस फॉर फर्म। फर्म यहां पे फायदे में होती है, एडवांटेजियस फॉर फर्म होता है, और यहां पे डिसएडवांटेजियस होता है। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम क्यों होती है, ज्यादा क्यों होती है, इसके ऊपर परसों वाले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कुछ अरसा सेम रहेगी, कुछ अरसा कांस्टेंट रहेगी। क्या ये तीनों बातें क्लियर हो गई? अब रह गया इसका ग्राफ। जिसने जाना चुपचाप उठ के चले जा। मेरी तरफ से आपको परमानेंट इजाजत है, मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा हुआ है, जब आपका लेक्चर से दिल उठ जाए, जब आपका पढ़ने का दिल ना करे और आपको लग रहा है कि हमारा टाइम तो पूरा हो गया, नाउ वी हैव टू गो, यू शुड गो। मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। तो जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा होता हूं, आपसे ज्यादा मेरी नजरें वक्त पर होती हैं। मुझे पता है कि लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, पर सम टाइम कॉन्सेप्ट उस स्टेज पर होता है, मैं वहां पर ब्रेक नहीं लगा सकता, वरना अगले दिन मुझे दोबारा यहां से उठानी पड़ेगी बात अपनी। आप मोटिवेट हुए ना? देखा, इसको कहते हैं घेरा डालना। अगर आप से 2 मिनट सब्र करते तो अगली डायग्राम 1 मिनट की डायग्राम थी। चेक कीजिएगा, रिटर्न टू स्केल में यहां पे आउटपुट सॉरी फैक्टर आ जाएंगे, यहां पे प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहां पे ऑल फैक्टर्स आ जाएंगे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, चेक कीजिएगा, एमपी का इंक्रीज करना, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बना दिया। बस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एमपी का कांस्टेंट करना है, एमपी कांस्टेंट हो गया। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एमपी डिक्रीज करना है, खत्म। तो देखें, थोड़ा सा सब्र करते आपका सब्र का मीठा फल मिलता। अल्लाह हाफिज।